हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, हमने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कर लिया, प्लानिंग वाला चैप्टर कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं सीधा यूनिट नंबर 4, डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप। अब आप बोलोगे भैया ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर कहाँ गया? तो ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर एंड में कराएंगे, ठीक है? क्योंकि ये डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप बहुत ईजी भी है और 25 मार्क्स आपका फ्री में आ सकता है दोस्तों। इसीलिए डायरेक्टिंग पहले कर लीजिए, फिर कंट्रोलिंग कर लीजिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है? तो अपने लोग अभी करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम क्या है? डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप। ये करने वाले हैं अपने लोग अभी। तो प्लीज 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 गाइज, एक बार लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो तो मेरे को बहुत 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 ज्यादा बुरा लगता है भाई। प्लीज आप लोगों को अगर ये कंटेंट्स अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट्स अगर पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। प्लीज आप लोग लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो भर भर के, कि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट्स और भी लेके आ पाऊं, ठीक है? बिकॉज ये लास्ट वन शॉट है, आप जानते हो, लास्ट सब्जेक्ट है। तो अब आप लोग सेम 2 में चले जाओगे। तो प्लीज आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है? ये आखिरी हमारी जर्नी है। ओके। तो सबसे पहले अपने लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे चढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्टिंग, अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को मतलब एम्प्लॉयज को गाइड करना। जब एक मालिक अपना नौकर को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, सुपरवाइज करता है, हाँ भाई तू कर सकता है, उसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्टिंग। जब एक मालिक अपने एम्प्लॉयज को, जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, हाँ भाई तू कर सकता है, तुमसे ही होगा, तुमसे अगर ना होगा तो किससे होगा, ऐसे करके मोटिवेट करता है, गाइडेंस देता है, सुपरवाइज करता है कि वो अपना गोल्स अचीव कर पाए, तो इसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कि जब एक एम्प्लॉयर अपने ही एम्प्लॉयर को गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्टिंग। तो अब डायरेक्टिंग एक बड़ा सा गोला है, उसके उसके अंदर लीडरशिप आता है, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन। सीधा सा बात है कि डायरेक्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? डायरेक्टिंग में इंक्लूड होता है लीडरशिप, फिर कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन इंक्लूड होता है। सिंपल सा बात है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के अंदर ही लीडरशिप आता है, कम्युनिकेशन आता है, सुपरविजन आता है, मोटिवेशन आता है। एक एम्प्लॉयर ही रहता है जो थप्पड़ मार के हो या मोटिवेट करके हो अपने एम्प्लॉयज को समझाता है कि किस तरीके से उसको काम करना चाहिए। एक एक एम्प्लॉयर ही जो होता है वो अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे कैसे उसको काम करना चाहिए, जो उसको काम सिखाता है। तो उस प्रोसेस, उस पूरा का पूरा प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। पूरा का पूरा प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग, ठीक है? लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब लोगों को इंस्पायर करना ताकि वो खुशी से काम करे और कॉमन गोल्स को अचीव करे। एक लीडर का काम होता है कि अपने एम्प्लॉयज का काम समझना, अपने एम्प्लॉयज की फीलिंग्स को समझना, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना। मान लीजिए अगर कभी ना कभी आप मेरे को सर मानते होंगे, लीडर मानते होंगे, तो आप मेरे से इंस्पिरेशन लेते होंगे, इंस्पायर होते होंगे कि किस तरीके से अपना काम को करना है, नहीं करना है। तो लीडरशिप मतलब क्या है? लीडरशिप एक एबिलिटी है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, जो लोगों को इंस्पायर करती है कि हमें भी बेहतर बनना है, हमें भी इनकी जैसे बनना है। लीडरशिप का मतलब लोगों को इंस्पायर करना ताकि वो खुशी से काम करें और कॉमन गोल्स अचीव करें। जैसे कि क्लास क्लास मॉनिटर, क्लास क्लास मॉनिटर क्लास मॉनिटर बोलता है कि चलो सब मिल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलो सब मिल के प्रोजेक्ट बनाते हैं। बॉस वो होता है जो अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। लीडर वो होता है जो सबके साथ मिलके वो भी काम करता है। आप समझिए, बॉस और लीडरशिप का डिफरेंस समझिए आप, कि मालिक तो वो होता है जो अपने नौकर से काम करवाता है, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबको मिलके, खुद मिलके भी काम करता है वो, ठीक है? आइए, तो दोस्तों देखिए, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर पीपल टू वर्क विलिंगली टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। तो लीडरशिप क्या होता है? कि लीडरशिप मतलब होता है कि किस तरीके से आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि एक कॉमन गोल्स अचीव हो पाए, एक कॉमन गोल्स अचीव हो पाए।
ए लीडर गाइड्स एम्प्लॉइज एंड बिल्ड्स टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस। एक लीडर क्या करता है? एक लीडर एम्प्लॉय को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, सुपरवाइज करता है। एक लीडर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, गाइड करता है और एक टीम वर्क बनाता है, टीम वर्क बनाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, रतन टाटा मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज थ्रू विजनरी लीडरशिप। ठीक है। फिर ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप मतलब क्या होता है? ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप में, तो ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप के अकॉर्डिंग इस थियरी में बोला गया, ये एक थियरी है, ये एक थियरी है जो एक साइंटिस्ट दिए है। ये ये वाला थियरी में बोला गया है कि जो भी सक्सेसफुल लीडर्स बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं। लीडर बनने के लिए, लीडरशिप के लिए क्वालिटीज चाहिए, उनके अंदर वो क्वालिटीज है कि वो लीडर बन पाए, इसीलिए वो लीडर बने हैं। कि जो भी आज दुनिया में आप लीडर देख रहे हो वो ऐसे ही लीडर नहीं बने हैं, उनके अंदर वो क्वालिटीज है। जैसे मैं टीचर बनाऊं तो ऐसे ही टीचर नहीं बनाऊं। टीचिंग इज एन आर्ट। हर कोई टीचर नहीं बन जाएगा, हर कोई मुंह उठा के चला जाएगा टीचर नहीं बन जाएगा। टीचिंग इज ए आर्ट। अपना पर्सनल क्वालिटीज का बात होता है। कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा सिंगिंग कर सकता है। तो ऐसे ही ट्रेट थियरी ऑफ लीडरशिप बोलता है कि लीडरशिप ऐसे ही नहीं बनते। लीडरशिप करने के लिए जो लोग भी आज लीडर बना है ना, जो लोग भी आज एक अच्छा लीडर बना है, उन लोगों के अंदर क्वालिटीज थी, उन लोगों के अंदर वो क्वालिटीज थी कि वो लीडर बन पाए। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि सक्सेसफुल लीडर्स में कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती है, सक्सेसफुल लीडर्स में कुछ अलग ही स्पेशल क्वालिटीज होती है तो उनके अंदर ही रहती है। ठीक है। तो ट्रेड थियरी स्टेट्स दैट सक्सेसफुल लीडर्स प्रोसेस सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज और ट्रेट। ठीक है। तो सक्सेसफुल लीडर्स के अंदर पर्सनल क्वालिटीज होती है, ट्रेड्स होती है। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है भैया? ट्रेड्स का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? एक लीडर के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस रहता है, इंटेलिजेंस रहता है, ऑनेस्टी रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स रहता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेड फील्डर थियरी ऑफ लीडरशिप। फ्रेड फील्डर थियरी ऑफ लीडरशिप। अब ये क्या होता है? अब ये क्या होता है सर? फ्रेड फील्डर थियरी ऑफ लीडरशिप मतलब क्या होता है? फ्रेड फील्डर ने कहा कि कोई एक लीडरशिप स्टाइल हर एक सिचुएशंस में बेस्ट नहीं होता। ठीक है। मतलब फ्रेड फील्डर साहब कहते हैं कि अपना अपना लीडरशिप होता है। हर किसी का लीडरशिप करने का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी का स्टाइल्स अलग अलग होता है। अब हर एक सिचुएशन में एक ही लीडरशिप स्टाइल से नहीं किया जा सकता, हर एक सिचुएशन में एक ही लीडरशिप स्टाइल से नहीं किया जा सकता। ठीक है। फ्रेड फील्डर बोलते हैं, फ्रेड फील्डर का थियरी है, फ्रेड फील्डर बोलते हैं भाई कि लीडरशिप स्टाइल जो है हर एक सिचुएशन में, हर एक सिचुएशंस में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स दिखाना पड़ता है। एक ही लीडरशिप स्टाइल को आप हर एक सिचुएशंस में दिखा रहे हो वो नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गई है, फैक्ट्री में आग लग गई है, तो ऐसे करके लीडर पूछ रहा है आपका क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए अभी? ऐसे करके कोई पूछता है क्या लीडर? तो लीडर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैक्ट्री में अगर आग लग गई है तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सारे वर्कर्स को बोले कि तुम लोग मेरा ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो हर एक सिचुएशन के लिए हर एक लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। एक ही लीडरशिप स्टाइल से आप नहीं चला सकते पूरा जिंदगी। ये बोल रहा है फ्रेड फील्डर थियरी ऑफ लीडरशिप। तो फ्रेड फील्डर डेवलप्ड द कंटिजेंसी थियरी ऑफ लीडरशिप। ही स्टेटेड दैट लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द मैचिंग लीडरशिप स्टाइल विद द सिचुएशन। ठीक है। अब लीडरशिप डिपेंड्स करता है उस सिचुएशंस, वो सिचुएशन पे, कौन सा सिचुएशन है उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है लीडरशिप स्टाइल। कि हर एक सिचुएशन में हर एक लीडर को अलग अलग तरीके से बर्ताव करना पड़ता है, हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बर्ताव करना पड़ता है, ये बोलता है फ्रेड फिल्टर थियरी। अब एक ही लीडरशिप स्टाइल आप हर एक सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर सकते। आग वाग लग गई है, बोल रहे हो आप शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो यहाँ पे, ये नहीं होता। अलग अलग लीडरशिप स्टाइल हर एक सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब पढ़ने वाले अपने लोग, अब पढ़ने वाले अपने लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। आइए, बोला गया है कि डिस्कस द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी पूछे एक ही आंसर होगा, बार बार आप लोगों को बोल दिए हैं। ठीक है। फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कुछ भी पूछे एक ही आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए फीचर्स ऑफ लीडरशिप दिया हुआ है, तो लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है सबसे पहले।
लीडर कहता है कि गाइस ये टारगेट को कंप्लीट करना है अपने को मिलके, और सब जोश जोश में कंप्लीट करते हैं। इंस्पायर करता है लीडर सबको, लीडर सबको इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि कुछ भी हिसाब से ये गोल को अपने को कंप्लीट करके दिखाना है, और लोग इंस्पायर होकर काम करते हैं। विजन, विजन, लीडर को पहले से पता होता है कि टीम को कहाँ के कहाँ कहाँ लेके जाना है। लीडर के पास, एक अच्छे लीडर के पास एक क्लियर विजन रहता है। Effective leaders have a clear vision and direction for the future and guiding their team towards achieving it. एक अच्छे लीडर के पास एक विजन होता है, क्लियर विजन होता है कि कहाँ उनको लेके जाना है, कहाँ उनको टीम मेंबर्स को लेके जाना है, ठीक है, कौन सा गोल अचीव करना है, वगैरह वगैरह। फिर कम्युनिकेशंस, एक अच्छे लीडर अच्छे से वो कम्युनिकेट करता है, अच्छे से क्लैरिफाई करता है अपने सारे एम्प्लॉयज को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग वो कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर द लीडर टू कन्वे देयर विजन्स, गोल एंड एक्सपेक्टेशंस क्लियरली। एक अच्छा लीडर जो है उनके उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है, ताकि वो अपने सारे एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से। फिर डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा लीडर अच्छा डिसीजन लेता है, स्ट्रेस में भी अच्छा अच्छा डिसीजन लेता है, ठीक है। लीडर्स मस्ट मेक टाइमली एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस दैट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मेंबर्स। एक अच्छा लीडर जो है अच्छा डिसीजन लेता है। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब एक अच्छे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, एक अच्छे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने टीम मेंबर की फीलिंग्स को समझे, अपने टीम मेंबर्स की फीलिंग को समझे कि कौन स्ट्रेस में है, कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अपने सारे के सारे टीम मेंबर से वो बात करे। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द एंड कंसर्न ऑफ टीम मेंबर इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द लीडरशिप। एक अच्छा लीडर जो है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, लीडर जो बोलता है वो करता भी है। ईमानदारी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ईमानदारी। ऐसा नहीं है कि चोरी या चमाड़ी कर लिया, ऐसा नहीं है। एक अच्छा लीडर जो है वो पूरा ईमानदारी के साथ जीता है, ईमानदारी इज द बेस्ट की, ठीक है। अब अपने लोग इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है लीडरशिप, क्यों जरूरी है लीडरशिप। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन। लीडर टीम को मोटिवेट करता है, लीडर टीम को मोटिवेट करता है, लीडरशिप मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट द बेस्ट एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। लीडर हर एक टीम को मोटिवेट करता था कि वो लोग अपना बेस्ट दे, और एकदम। फिर गाइडेंस, लीडर प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड सपोर्ट हेल्पिंग टीम मेंबर्स नेविगेट चैलेंजेस एंड अचीव देयर गोल्स, ठीक है। तो लीडर जो है वो कंफ्यूजन से दूर करता है, लीडर रास्ता दिखाता है, लीडर गाइड गाइड करता है कि कौन से रास्ते में आप लोग को जाना है, कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा सपोर्ट में आप लोग को जाना है नॉर्मली। फिर फिर बिल्डिंग ट्रस्ट, लीडर एक भरोसा बनाता है कि हम पे तुम भरोसा करो, हम पे तुम ट्रस्ट करो, हम तुम्हारे लीडर हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगे। लीडर का ये है कि लीडर अपने लिए भरोसा बनाता है कि हम पे तुम भरोसा करो, हम पे ट्रस्ट करो, हम तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगे। चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो कंपनी में नया, ये- मान लो कि कंपनी में, या मान लो कि कंपनी में कुछ चेंज आया, या पॉलिसीज एकदम नया नया आया, तो लीडर सबको एडजस्ट कराता है, लीडर सबको एडजस्ट कराता है। लीडर प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस स्मूथली। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आया तो लीडर सबको क्या करवाता है? एडजस्ट करवाता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया तो लीडर सबको झगड़ा मुक्त करवाता है। लीडरशिप हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फोस्टरिंग ए कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, लीडर लीडर एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है और इंप्रूव करता है, लीडर सारे के सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करता है, इंप्रूव इंप्रूव भी करता है। लीडर्स मेंटर्स एंड डेवलप एम्प्लॉयज हेल्पिंग देम ग्रो प्रोफेशनली एंड अचीव देयर पोटेंशियल, वगैरह वगैरह। डन। आइए अब पढ़ते हैं कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है, डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोल्स अचीवमेंट के लिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। जब एक मैनेजर, जब एक बॉस डायरेक्टिंग करता है, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है, तो गोल अचीव होता है। सो डायरेक्टिंग इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज आर फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर ये कोऑर्डिनेशन के लिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग साथ मिलके काम कर सके, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग साथ मिलके काम कर सके, इसीलिए भी डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन,
तो वो डायरेक्टिंग के वजह से एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, मोटिवेटेड रखता है हमेशा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म करना है, अपने आप लोगों को बहुत अच्छे से काम परफॉर्म करना है। बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट, डायरेक्टिंग हेल्प्स मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली। इफेक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो डायरेक्टिंग ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे से हो, एक ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशंस हो पाए, जिसको उसको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्लैरिटी के साथ वो कम्युनिकेशंस हो पाए, नो मिसअंडरस्टैंडिंग। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे डायरेक्टिंग ये इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, हर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, उनको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है? तो जब जब सिंपल सा बात है कि जब एक बॉस सपोर्ट करता है तो एम्प्लॉयज खुश रहते हैं ना। तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो ए बिग थिंग जो डायरेक्टिंग में देखा जाता है कि थ्रू इफेक्टिव डायरेक्टिंग मैनेजर्स कैन एड्रेस एम्प्लॉयज कंसर्न एंड क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट लीडिंग टू हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। आपके एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहे आपसे। अडेप्टेबिलिटी, अब डायरेक्टिंग ये इंश्योर करता है कि मार्केट में कोई भी चेंज आए उसको हम झट से अडेप्ट कर ले। मार्केट में कुछ भी चेंज आ गया उसको हम झट से अडेप्ट कर ले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट द चेंजेस एंड वो चैलेंजेस बाय प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज। तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजिंग के नए नए चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। कुछ भी चेंजेस आया, कुछ भी अगर नया वाला चेंज आया तो उसको अडेप्ट करने में हेल्प करता है, तो अडेप्टेबिलिटी। तो पॉइंट्स याद रखिएगा, आप पॉइंट्स याद रखिए ना, भीतर वाला पॉइंट्स खुद से बना के लिख लीजिएगा। गोल अचीवमेंट, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर में क्या क्या क्वालिटीज रहते हैं, एक अच्छा लीडर में क्या क्या क्वालिटीज रहता है। तो एक अच्छा लीडर सबसे पहले विजनरी रहता है, विजनरी, विजन। एक अच्छा लीडर वो है जो फ्यूचर को देख सके, उसको पूरा क्लियर गोल पता चले, उसके नजर के सामने क्लियर गोल रहे कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। गुड लीडर हैव ए क्लियर एंड कंपेलिंग विजन फॉर फ्यूचर। ठीक है? और जो दूसरों को मोटिवेट कर सके, जो एफिशिएंटली दूसरों को मोटिवेट कर सके कि हमें ये काम करना है, हमें ये गोल्स को अचीव करना है एनी हाउ। विजन, एक लीडर में सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए कि वो विजनरी होना चाहिए। फिर फिर इंटीग्रिटी, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपना काम ईमानदारी से करता है, जो अपना काम ईमानदारी से करता है। लीडर जो बोलता है वो करता है। ठीक है? जो अपना काम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, एथिकल बिहेवियर के साथ करता है, एक अच्छा लीडर वो होता है, इंटीग्रिटी हो। फिर एम्पैथी, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने टीम मेंबर्स के नीड्स को, कंसर्न्स को समझे। अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द टीम मेंबर्स इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने टीम मेंबर्स को समझे, अपने टीम मेंबर्स को नीड्स को, कंसर्न्स को समझे। ठीक है? इसको बोलते हैं एम्पैथी। फिर है डिसीजन डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा लीडर वो होता है जो जल्दी और सही डिसीजन ले सकते हैं, जल्दी और सही डिसीजन ले सकता है। इफेक्टिव लीडर्स मेक इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजंस कंसिडरिंग द इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स मेंबर्स। अच्छा लीडर वो है जो एकदम इफेक्टिव एंड टाइमली डिसीजंस लेता है। फिर फिर क्या है? फिर कम्युनिकेशंस, एक अच्छा लीडर ये है जो क्लियरली अपने गोल्स को बताता है, क्लियरली बात करता है अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स से। ऐसा नहीं कि लड़खड़ाता हुआ बोल रहा है ये ऐसे करके नहीं। लीडर लीडर का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर द कन्वेइंग आइडियाज, एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अडेप्टेबिलिटी, एक अच्छा लीडर ये होता है कि जो चेंजेस आए उसको वो फटाफट से अडेप्ट कर पाए। एक अच्छा लीडर वो होता है जो जो चेंज को एक्सेप्ट करना सीख जाए। कुछ भी मार्केट में कोई भी चेंज आए, एक्सेप्ट करना वो सीख जाए। अकाउंटेबिलिटी, एक अच्छा लीडर वो होता है जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेता है, सारी की सारी, कुछ भी गलती हुआ, कुछ भी मिस्टेक हुआ, उसकी सारी की सारी ब्लेम खुद पर ले लेता है, दूसरों पर ब्लेम नहीं डालता है।
Good leader take responsibility for their actions and decisions, holding themselves and their team accountable for performance and result. कुछ भी अगर हुआ तो उसका टीम मेंबर्स को डांटेगा नहीं या फटकारेगा नहीं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ ये मेरी गलती से हुआ है। अच्छा लीडर वो होता है। इंस्पिरेशन, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है। लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम अचीव देयर बेस्ट, फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ एक्सेलेंस। क्लियर है? तो लीडर विजनरी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट वाला पॉइंट तो छूट गया। इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, एम्पैथी, डिसीजन डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्पिरेशन, बहुत सारा है। आप लिख सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग्स याद कर लो, अंदर वाला पॉइंट्स तो लिख लो। अब नेक्स्ट कि डिस्कस लिकर्ट सिस्टम थियरी। लिकर्ट सिस्टम थियरी क्या है? अब सुनो, एक थे रेंसिस लिकर्ट, उस उन्होंने एक थियरी बनाया। रेंसिस लिकर्ट ने बताया कि मैनेजर चार तरीके के होते हैं भाई। रेंसिस लिकर्ट ने बताया कि मैनेजर जो है भैया, मैनेजर मैनेजर चार तरीके के होते हैं। मैनेजर के चार टाइप्स होते हैं। अरे बड़का वाला बॉस के चार टाइप होते हैं। तो लिकर्ट सिस्टम थियरी जो है वो रेंसिस लिकर्ट डेवलप करते हैं। रेंसिस लिकर्ट डेवलप्ड द लिकर्ट सिस्टम थियरी व्हिच आइडेंटिफाई फोर मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द लीडरशिप स्टाइल्स। तो रेंसिस लिकर्ट यहाँ पे बोलते हैं कि मैनेजर जो है वो चार टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स? चार टाइप्स के, चार टाइप के मैनेजर होते हैं। सबसे पहला वाला जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव। एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटी मतलब जो बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है, जो खाली अपने चलाता है। हिटलर, हिटलर बॉस, हिटलर। एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव का मतलब क्या है? हिटलर बॉस। हम क्या बोले कि लिकर्ट सिस्टम थियरी लिखा गया है रेंसिस लिकर्ट के द्वारा। रेंसिस लिकर्ट बोलता है कि मैनेजर चार टाइप्स के होते हैं। मैनेजर जो है बेटा कितने टाइप्स के होता है? चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव। एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव मतलब हिटलर बॉस, जो बहुत हिटलर है, जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है। एक एक आप बॉस देखोगे ना, बहुत ज्यादा हिटलर होता है। वो बोलता है कि जो बोला है वही करो, हमसे सवाल मत पूछो। जो हम बोले वो मेरा डिसीजन फाइनल। हमसे सवाल नहीं पूछेगा तुम मेरा नौकर है, तुम मेरा गुलाम है, जो मैंने बोला है वो तू कर। एक टाइप का बॉस हिटलर बॉस होता है। इस टाइप के बॉस को हम लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है मेरा बॉस। ठीक है? इसमें बॉस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एम्प्लॉयज की ओपिनियन नहीं ली जाती। एम्प्लॉयज जाए भाड़ में, एम्प्लॉयज मेरा गुलाम है, एम्प्लॉयज मेरा नौकर है। एम्प्लॉयज मेरा नौकर है, नौकर की तरह ट्रीट करेंगे एम्प्लॉयज को। इसमें डर का माहौल होता है भाई, डर का माहौल होता है। पनिशमेंट इसमें ज्यादा होता है। ठीक है? पनिशमेंट इसमें ज्यादा होता है। अगर एम्प्लॉयज ने काम नहीं किया ठीक से, पनिशमेंट, बेल्ट फेल्ट खोल के पनिशमेंट कर रहा हूं, मतलब कि पनिशमेंट। ठीक है? तो इस टाइप की लीडरशिप को बोलते हैं अपने लोग एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव लीडरशिप। फ्रांसिस लिकर्ट के द्वारा चार टाइप के मैनेजर होते हैं। सबसे पहला वाला मैनेजर होता है एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव, मतलब जो बहुत हिटलर बॉस होता है। हिटलर बॉस वो बोलता है कि जो मैं बोलूं वो करो, सवाल मत पूछो। बॉस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एम्प्लॉय की ओपिनियन नहीं ली जाती है। डर का माहौल होता है, पनिशमेंट ज्यादा, बेल्ट खोल के मारने लगता है बॉस। ठीक है? तो ऐसे ऐसे टाइप के बॉस को अपने लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड मिनिमल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता ही नहीं है। एम्प्लॉय को ये दखल अंदाजी करने ही नहीं देते। बोलते हैं कि मेरा फैसला इज द लास्ट फैसला, मेरा डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, जो हम बोलेंगे वो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजन आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इज प्राइमरली डाउनवर्ड। ठीक है? तो जो भी फैसला लेना रहता है वो टॉप मैनेजमेंट ही लेता है, एम्प्लॉयज को दखल अंदाजी नहीं देने देता है। तो एक तो हम लोग पढ़े कि हिटलर बॉस, हिटलर बॉस को अपने लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटिव, जहां पे पनिशमेंट ज्यादा मिलता है और डर का माहौल रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है वहां पे। फिर दूसरा है कि बेनलो वेंट, सॉरी, फिर दूसरा होता है कि बेनेवोलेंट ऑथोरिटिव। इसका मतलब कि स्ट्रिक्ट है बट केयरिंग। आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। स्ट्रिक्ट बस केयरिंग। ठीक है? कुछ कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट है बट केयरिंग। अपने एम्प्लॉयज की भी केयर करता है लेकिन स्ट्रिक्ट है। ठीक है? तो बॉस यहाँ पे बोलता है कि मैं फाइनल डिसीजन लूंगा लेकिन तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा मैं।
तुम्हारा मैं ख्याल भी रखूंगा, मेरा डिसीजन, माय डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, लेकिन तुम्हारा मैं ख्याल भी रखूंगा। कभी वो लोग रिवॉर्ड देता है, कभी कभी मतलब कि पनिशमेंट देता है। एम्प्लॉयज के लिए लिमिटेड ऑप्शंस। मतलब जो बॉस स्ट्रिक्ट है लेकिन थोड़ा केयरिंग है, उसको बोलते हैं अपने लोग बेनेवोलेंट ऑथोरिटी। सो यहाँ पे क्या होता है कि मॉडरेट एम्प्लॉय मॉरल, बेटर 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 कम्युनिकेशंस बट स्टिल लिमिटेड इनोवेशंस। मतलब सिंपल सा बात है, वो एक्सप्लॉइटिव ऑथोरेटिव वाला बॉस, हिटलर वाला बॉस से तो अच्छा बॉस है, स्ट्रिक्ट है लेकिन केयरिंग है, कि कभी कभी रिवॉर्ड भी देता है, वो कभी कभी पनिशमेंट भी देता है। ठीक है। फिर थर्ड वाला होता है कंसल्टेटिव। फिर थर्ड टाइप के बॉस होता है कंसल्टेटिव। अब कंसल्टेटिव मतलब क्या होता है? कंसल्टेटिव मतलब बॉस जो पूछता है, जो फीडबैक लेता है हर एक एम्प्लॉय से। एक एक बॉस ऐसा होता है जो पूछता है, तुम लोग अपना सजेशन दो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम लोग अपना सजेशंस दो। एक एक बॉस देखोगे इतना अच्छा होता है जो अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज से पूछता है, सजेशन लेता है, एम्प्लॉयज से फीडबैक लिया जाता है। फाइनल डिसीजन बॉस का होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन बॉस का होता है और टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे बॉस दादागिरी नहीं दिखाती है, बॉस सबसे पहले पूछ लेता है अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज से कि तुम लोगों का क्या राय विचार है वगैरह वगैरह, तुम लोग बोलो। तो कंसल्टेटिव का मतलब क्या होता है? कंसल्टेटिव का मतलब होता है लीडरशिप इनपुट एंड फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज बट रिटेन फाइनल डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी। तो कम्युनिकेशंस फ्लोज बोथ वेज एंड एम्प्लॉइज आर मोर इन्वॉल्व इन द गोल सेटिंग। सिंपल सा बात है। क्लियर है? यहाँ पे लीडर फीडबैक लेता है अपने एम्प्लॉयज से, लेकिन फाइनल डिसीजन बॉस ही लेता है। फाइनल डिसीजन कौन लेता है? बॉस ही लेता है, लेकिन सारे के सारे एम्प्लॉयज से सजेशंस लेता है। और चौथा टाइप का बॉस होता है, चौथा मतलब कि मतलब ये फोर्थ टाइप का जो बॉस होता है उसको बोलता है ड्रीम बॉस। क्या बोलता है? ड्रीम बॉस। ड्रीम बॉस वो होते हैं जो बोलते हैं कि हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे, चिंता मत करो, हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे, हम एक टीम मेंबर है। एक एक बॉस, एक एक लीडर ऐसा होता है जो अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठता है और साथ मिलकर डिसीजन लेता है, साथ मिलकर डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव बॉस। या पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव। अब पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है? सब कोई पार्टिसिपेट करो, साथ मिलकर डिसीजन लेंगे हम लोग। तो डेमो मतलब इसको अपने लोग वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी बोल सकते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप विद सिग्निफिकेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन इज ओपन एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन फोस्टिंग ए कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे यहाँ पे जो एम्प्लॉय का मॉरल रहता है वो हाई रहता है। एम्प्लॉय भी सोचता है कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, मेरा मालिक कितना अच्छा है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एम्प्लॉय मॉरल हाई रहता है एंड हाई लेवल ऑफ इनोवेशन वगैरह वगैरह। तो हम क्या बोले कि लिकर्ट सिस्टम थियरी के अनुसार, रेंसिस लिकर्ट ने ये थियरी डेवलप किया है। रेंसिस लिकर्ट बोलता है कि चार टाइप के थियरी है, चार टाइप के बॉस होते हैं, चार टाइप के मैनेजर होते हैं। एक होते हैं एक्सप्लॉइटिव ऑथोरिटी, मतलब हिटलर बॉस, जो बोलेगा कि मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा, तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकता। फिर होता है एक ठो कि बेनेवोलेंट ऑथोरेटिव। अब बेनेवोलेंट ऑथोरेटिव का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट बट केयरिंग, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। स्ट्रिक्ट है लेकिन कभी कभी रिवॉर्ड्स भी देते हैं, कभी कभी पनिशमेंट भी देते हैं, स्ट्रिक्ट है लेकिन केयरिंग भी है। ठीक है। अब कंसल्टेटिव मतलब क्या होता है? वो बॉस जो अपने एम्प्लॉयज से कंसल्ट करता है, सजेशंस लेता है कि तुम लोग भी सजेस्ट करो, लेकिन फाइनल डिसीजन यहाँ पे कंसल्टिव में फाइनल डिसीजन जो है वो बॉस का रहेगा, फाइनल डिसीजन अभी भी बॉस का रहेगा। और फोर्थ है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव मतलब एक ऐसा बॉस जो बोलता है कि हम लोग साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, साथ मिलकर हम लोग डिसीजन लेंगे, एम्प्लॉयज फुली इन्वॉल्व रहेगा, ओपन ओपन एकदम कम्युनिकेशन, टीम वर्क कल्चर पूरा, साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, मेरा नहीं चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा, साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। ठीक है, डन, क्लियर है? चलिए नंबर 5 आइए। नंबर 5, नंबर 5 में बोला गया है कि कितने प्रकार के लीडरशिप स्टाइल है, कितने प्रकार के लीडरशिप स्टाइल है, ये बोला कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। अब लीडर्स के कितने कितने प्रकार होते हैं, उसको अपना मतलब कि पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो बॉस होता है जो हिटलर बॉस है, हिटलर बॉस। मतलब जो मैं बोलूंगा वही होगा, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा, तुम लोग मेरा गुलाम है, तुम लोग मेरा नौकर है। ऐसा बॉस को अपने लोग क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप।
जो लीडर अपने आप को बॉस समझता है और सबको अपना गुलाम समझता है कि जो मैं बोलूंगा वही फाइनल डिसीजन रहेगा, तुम लोग दखल अंदाजी नहीं करेगा, उस बॉस को, उस लीडर को अपने लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। फिर एक होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप मतलब क्या है? कि सबका सबका ओपिनियन इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जो बॉस सबके लिए है, टीम वर्क बना के काम करता है, जो बॉस एकदम टीम वर्क बना के काम करता है कि डिसीजन लेंगे तो सब एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लीडर लीडर इन्वॉल्व्स ये टीम टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशंस। जो सबके साथ मिलकर डिसीजन लेता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप। फिर एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब होता है कि कोई कोई लीडर ऐसा होता है जो अपने टीम मेंबर को इतना इंस्पायर कर देता है, इतना इंस्पायर कर देता है कि वो लोग आसमान की ऊंचाइयों पर छू लेते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म ही कर देता है। तो द लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब ये होता है कि लीडर्स इतना मोटिवेट करता है, इतना इंस्पायर करता है अपने टीम मेंबर्स को कि वो लोग आसमान छू लेता है भाई। ठीक है। फिर फिर है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। अब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब कोई कोई बॉस ऐसा होता है, बोलता है काम करो रिवॉर्ड लो, काम करो रिवॉर्ड लो। जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, सीधा सा बात है। सेल्स टारगेट कंप्लीट करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, आप लोग को इंसेंटिव मिलेगा। जो पैसा देके काम करवाता है, जो पैसा देके काम करवाता है, काम करो रिवॉर्ड लो, उस टाइप के लीडरशिप को बोलते हैं अपने लोग ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। फिर होता है लाइजेस फेयर लीडरशिप। लाइजेस फेयर लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर बोलता है जो करना है करो भाई, को खुला सांड की तरह छूट दे दिया है, जो करना है करो। तो द लीडर प्रोवाइड्स मिनिमल गाइडेंस एंड अलाउज एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। जहां पे लीडर मिनिमल गाइडेंस देता है और एम्प्लॉयज को बोलता है तुम लोग खुला सांड की तरह डिसीजन लो, कुछ भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलता है लाइजेस फेयर लीडरशिप। एक होता है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप। अब सर्वेंट लीडरशिप मतलब क्या होता है? कि मतलब पहले मेरा टीम फिर मैं। बॉस एम्प्लॉयज की नीड्स को पहले प्रायोरिटी देता है, फिर खुद को प्रायोरिटी देता है। कुछ कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो पहले एम्प्लॉयज की नीड्स को प्रायोरिटी देता है, खुद को बाद में प्रायोरिटी देता है। तो द लीडर so the leader prioritizes the needs of the well-being of the team members, empowering them to perform at their best। सबसे पहले एम्प्लॉयज का ख्याल रखता है, उसके बाद खुद का ख्याल रखता है। उस उन लीडरशिप को बोलते हैं अपने लोग सर्वेंट लीडरशिप। और एक होता है वो सिचुएशनल लीडरशिप। जो लीडर अपने अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से बदलता है, कि अब जो लीडर अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से बदलता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑटोक्रेटिक बन गया, नॉर्मल में वो डेमोक्रेटिक बन गया, ठीक है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट टीम में लाइज स्पेयर बन गया। अपने अपना सिचुएशंस के हिसाब से कोई अगर लीडरशिप कर रहा है, अपने को सिचुएशंस के हिसाब से बदलता है, उसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप। ठीक है। सिचुएशनल लीडरशिप। ओके। आइए अभी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। अब आइए अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन को करते हैं। जरा समझिएगा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसको मैं करवाऊंगा अपना ई बुक से, और ई बुक हम अपने टेलीग्राम पे भेज दिए। आप लोग काइंडली आप लोग वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप लोग को मेरा ई बुक मिल जाएगा। ये 10 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको अपने ई बुक से करवाऊंगा, बिकॉज उसमें ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी ऑफ ऑफ वो टेननबम एंड स्मिथ। ठीक है। ऑफ टेननबम एंड स्मिथ। तो कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी को एक्सप्लेन करने बोला है, जिसको लिखा गया वो टेननबम के द्वारा और स्मिथ के द्वारा। इसको मैंने अपने ई बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, तो संजीवनी बूटी वाला मत कीजिएगा, ई बुक वाला रेफर कीजिएगा। लिख दीजिए यहाँ पे ई बुक, रेफर ई बुक। जहां जहां भी रेफर ई बुक है, ई बुक को रेफर कीजिएगा। आइए, तो ई बुक कहाँ मिलेगा भैया? हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है, आप टेलीग्राम पे जाओ, मिल जाएगा आपको। आइए देखिए, यहाँ पे डायरेक्टिंग वाला चैप्टर खोजिएगा, और डायरेक्टिंग वाला चैप्टर में यहाँ आ जाइएगा कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी ऑफ टेननबम एंड स्मिथ। अब ये क्या है कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी, जरा आप समझिए जरा। तो वो टेननबम एंड स्मिथ बोलते हैं ऐसा करके कि लीडरशिप एक स्लाइडर की तरह होती है। लीडरशिप एक स्लाइडर की तरह होती है।
कि किस तरीके से एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप बन जाता है, किस तरीके से एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप बन जाता है, उसका पूरा सफर दिखाता है ये। कि एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब है किस तरीके से एक स्ट्रिक्ट हिटलर बॉस एक फ्रेंडली बॉस बन जाता है। उसका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जर्नी को ये वो थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। और कौन एक्सप्लेन किया है? वो टैननबम एंड स्मिथ ने। किस तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप तक पहुंच जाते हो, डेमोक्रेटिक लीडरशिप से पहुंच जाते हो, वो पूरा सफर को दिखाया गया नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चार्ट आप देख सकते हो, ये चार्ट आप देख सकते हो। क्लियर है? सबसे पहला वाला स्टेज आता है, देखिए आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिए जरा ध्यान से। ठीक है, कोई इतना अच्छे से नहीं समझाएगा। तो टैननबम एंड स्मिथ थियरी में क्या बोलता है? सबसे पहला जो स्टेज है वो आता है टेल। अब टेल का मतलब क्या है? सबसे पहले पहले आप एक ऑफिस जाते हो, सबसे पहले पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, वहां पे लीडर रहता है स्ट्रिक्ट, वहां पे लीडर आपका रहता है हिटलर। वो बोलता है बस मेरी बात मानो, मैं जो बोलता हूं, मैं जो बोलता हूं उसको मानो। लीडर मेक्स ऑल डिसीजंस एंड अनाउंसेस देम आफ्टर द फैक्ट। लीडर यहाँ पे सारा का सारा डिसीजन खुद लेता है, बोलता है तुम लोग मेरे गुलाम हो, तुम लोग मेरे नौकर हो, वगैरह वगैरह, तुम लोग मेरे गुलाम हो, तुम लोग मेरे नौकर हो। ठीक है, ये थियरी किसका है भैया? वो ये थियरी किसका है? ये थियरी है वो टैननबम एंड स्मिथ का। तो सबसे पहला वाला स्टेज आता है टेल, जहां पे लीडर ये बोलता है कि सारा का सारा डिसीजंस मैं लूंगा, सारा का सारा फैसला मैं लूंगा, तुम लोग बस सुनोगे, तुम लोग मेरी गुलामी करोगे। मतलब ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। ठीक है, फिर 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 स्टेज आता है सेल। फिर दूसरा वाला स्टेज आता है सेल। अब लीडरशिप का वो दिल हल्का सा पिघलने लगा, हल्का हल्का सा पिघलने लगा लीडरशिप का दिल। अब जब आप पुराने एम्प्लॉय हो जाते हो, हल्का सा पिघलने लगा लीडर का दिल। वो बोलता है कि मेरी बात सही है, मैं समझा देता हूं। लीडर मेक्स ऑल डिसीजंस एंड ट्राइज टू सेल द बेनिफिट्स। लीडर यहाँ पे डिसीजन तो लेता है, लेकिन लीडर उसके बेनिफिट्स बताने लगता है, यहाँ पे बेनिफिट्स बताने लगता है, उतना बैड तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा अपने एम्प्लॉयज। लीडर सारा का सारा फैसला लेता है और फैसला लेने के बाद उसका क्या बेनिफिट होगा ये भी बताता है एम्प्लॉयज को। अब देखो, हम ये फैसला इसीलिए लिए हैं क्योंकि इससे ये चीज बेनिफिट होने वाला है। मतलब लीडर का दिल इस स्टेज में थोड़ा सा पिघलता है। ये स्टेज नंबर 2 है। हम क्या बोले? सबसे पहला वाला स्टेज आता है टेल, जहां पे लीडर एकदम दादागिरी करता है, बोलता है हम जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन तुम मानोगे। हम दिन को दिन बोले, रात को रात बोले, तुम मानोगे, तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे नौकर हो। ये होता है ये होता है वो टेल वाला स्टेज। अब धीरे धीरे लीडर का जो दिल है ना वो परिवर्तन होता रहता है, वो सेल वाला स्टेज पर जाता है। अब क्या बोलता है लीडर? अब लीडर बोलता है कि मैं ही सारा का सारा डिसीजंस लूंगा, और साथ में वो बेनिफिट्स बेनिफिट्स भी गिनवाता है। यहां पे भी लीडर ही सारा का सारा डिसीजंस ले रहा है, एंड ट्राइज टू सेल द बेनिफिट्स, एंड ट्राइज टू सेल द बेनिफिट्स। फिर आता है सजेस्ट। अब सजेस्ट का स्टेज पे आता है लीडर, मतलब लीडर का दिल और थोड़ा सा पिघल गया, आप और थोड़े पुराने एम्प्लॉय हो गए। अब सजेस्ट का स्टेज आ गया, यहाँ पे लीडर बोलता है कि मेरा आइडिया ये है कि तुम क्या सोचते हो। अब सजेस्ट में लीडर क्या बोलता है कि तुम लोग अपना भी सजेशंस दो, मेरा आइडिया ये है, तुम लोग अपना भी सजेशंस दो। लीडर डेवलप्स आइडियाज एंड इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम अदर। मतलब लीडर सबसे पहले अपना अपना राय रख देगा, बोलेगा कि तुम लोगों का कोई कुछ कुछ अगर क्वेश्चंस है, सजेशंस है, बताओ। ये वाला स्टेज पर पहुंचता है। अब धीरे धीरे लीडर कंसल्ट वाला स्टेज पर पहुंचता है, कंसल्ट वाला स्टेज पर पहुंचता है, कंसल्ट वाला स्टेज। अब कंसल्ट में क्या होता है? देखिए, कंसल्ट में बोलता है कि डिसीजन से पहले तुम्हारी एडवाइस ली जाएगी। मतलब कि कंसल्ट में अब लीडर इतना अच्छा बन गया, लीडर इतना भोला वाला बन गया, उसका हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि वो अपने एम्प्लॉयज से अब कंसल्ट करता है। लीडर प्रेजेंट देयर चॉइसेस बट इज ओपन टू चेंज। लीडर अब कंसल्ट करता है, सबसे आप कंसल्ट करता है, तुम बताओ तुम्हारा क्या राय, तुम बताओ तुम्हारा क्या राय। फिर आता है ज्वाइन वाला स्टेज। फिर लीडर का दिल और थोड़ा पिघलता है, बोलता है कि सब मिल के डिसीजन मिलेंगे। अब ज्वाइन का मतलब क्या होता है? लीडर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, इनवाइट सजेशंस, मेक डिसीजंस। अब ज्वाइन वाला स्टेज में सब मिल के डिसीजंस लेता है, सारा का सारा लीडर सब मिल के डिसीजंस लेता है। फिर आता है डेलीगेट वाला स्टेज। अब डेलीगेट वाला स्टेज में लीडर कुछ करता ही नहीं,
अब डेलीगेट वाला स्टेज में वो डेलीगेट कर देता है सारा का सारा ऑथोरिटी, बोलता है कि तुम लोगों को जो अच्छा लगता है वो करो, हम नहीं लेंगे डिसीजन, कि तुम लोगों को जो अच्छा लगता है वो करो, उसको बोलते हैं डेलीगेट। तो लीडर सेट्स फ्रेमवर्क, देन आस्क्स ग्रुप मेक ए फाइनल डिसीजंस। अब लीडर एक फ्रेमवर्क जस्ट बना के देता है कि ये प्रॉब्लम पे काम करना है, उसका उसका फाइनल फैसला कौन लेगा? उसका फाइनल फैसला एम्प्लॉइज ही लेगा, ठीक है। और फिर आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब लीडर लीडर आप घर में जाके सोएगा और बोलेगा तुमको जो करना है करो। एब्डिकेट वाला स्टेज का मतलब क्या है? एब्डिकेट वाला स्टेज का मतलब लीडर बोलेगा तुमको जो करना है करो, जो करना है करो, तुम्हारी नाम ऑर्गेनाइजेशंस कर दे, जो करना है करो। लीडर अलाउज ग्रुप चॉइस विद ओनली कंस्ट्रेंट बीइंग बियॉन्ड द मैनेजर, ठीक है। तो हम क्या बोले? हम बोले कि ये जो वो टैननबम एंड स्मिथ का थियरी है, आपको अगर कोई पूछेगा कि आपको अगर कोई पूछेगा कि भैया ये कंटिन्यूअम लीडरशिप थियरी बताइए, जो कि लिखा गया है वो टैननबम एंड स्मिथ। तो ये टैननबम एंड स्मिथ बोलते हैं कि किस तरीके से एक बॉस ऑटोक्रेटिक से वो डेमोक्रेटिक बन जाता है, उसका सफर बताता है। किस तरीके से एक बॉस ऑटोक्रेटिक से वो डेमोक्रेटिक बन जाता है, किस तरीके से एक बॉस स्ट्रिक्ट से एकदम नरम दिल का इंसान बन जाता है, उसका पूरा का पूरा स्टेजेस बताता है। तो क्या क्या स्टेज है कि टेल, सेल, फिर सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, वो डेलीगेट, एब्डिकेट। सर इसका वो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा? हाँ सर बनाना पड़ेगा डायग्राम, बनाना बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। अब इसी को आप लोग लिख देना, ठीक है, इसी को लिख देना, ये वाला डायग्राम बना देना। सबसे पहले लिखना ये टेल, सबसे पहले ये क्या है? ये टेल है, और टेल में ये लिख देना, फिर सेल में ये लिख देना, फिर सजेस्ट में ये लिख देना, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। ये 10 मार्क्स का आएगा पक्का से पक्का, ठीक है। तो ये लोग ऐसे करके बोलते हैं कि सबसे पहला स्टेज रहता है टेल। अब टेल में क्या होता है? अब टेल में होता है कि बॉस एकदम हिटलर रहता है, बॉस बॉस बोलता है कि मैं जो बोलूंगा, मैं जो डिसीजंस लूंगा वही तुम लोगों को मानना पड़ेगा। मैं अगर दिन बोलूं तो दिन, रात बोलूं तो रात, जो मैं बोलूंगा वही मानना पड़ेगा, तुम लोग मेरे गुलाम हो। फिर सेल में, सेल वाला स्टेज में बॉस का दिल थोड़ा सा पिघलता है, बॉस का दिल थोड़ा सा पिघलता है। वो फैसला तो लेता है, वो डिसीजंस तो लेता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी बताता है अपने एम्प्लॉयज को कि देखो हम ये फैसला लिए हैं लेकिन इसका बेनिफिट्स भी है ये सब, मतलब कि थोड़ा सा दिल पिघला है बॉस का। फिर आता है वो सजेस्ट वाला स्टेज, फिर थर्ड वाला स्टेज आता है सजेस्ट। अब सजेस्ट में क्या होता है कि लीडर अपना आइडियाज रखता है और बोलता है कि कोई क्वेश्चंस अगर तुम लोगों को पूछना है, कोई अगर सजेशंस देना हो तो दे सकते हो। मेरा ये प्रस्ताव है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है, आप लोगों को कोई अगर सजेशंस है तो आप लोग दे सकते हो। तो फिर सजेस्ट वाला स्टेज आता है, ठीक है। फिर कंसल्ट वाला स्टेज आता है, कंसल्ट वाला। अब कंसल्ट वाला स्टेज में क्या होता है कि लीडर सबसे कंसल्ट करता है कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, सबसे वो कंसल्ट करता है। फिर ज्वाइन वाला स्टेज आता है और थोड़ा पिघलता है, लीडर का दिल मतलब कि पिघल रहा है धीरे धीरे करके, अच्छा अच्छा इंसान बन रहा है वो। फिर फिर वो ज्वाइन वाला स्टेज आता है। तो ज्वाइन वाला स्टेज में लीडर बोलता है कि ज्वाइन करो, साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, सीधा सा बात है। ज्वाइन का मतलब क्या है? साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, हमको ज्वाइन करो, साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं एकदम। फिर आता है वो डेलीगेट। अब डेलीगेट का मतलब क्या है कि सारी की सारी ऑथोरिटीज यहाँ पे लीडर अपना वो डेलीगेट कर देता है, कि वो बेसिक आइडिया बता दिया कि किस पे फैसला लेना है। फैसला यहाँ पे एम्प्लॉयज लेता है, मतलब डेलीगेट वाला स्टेज पे बॉस कुछ फैसला लेता ही नहीं है, एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ देता है कि तुम लोग लो फैसला। और फिर आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट में लीडर जाता है घर में सोने के लिए, एब्डिकेट में बोलता है कि तुमको जो करना है करो, खुला सांड की तरह घूमो, जो डिसीजन लेना है, जो कुछ करना है, पूरा कंपनी तुम ही चलाओगे, मैं नहीं चला रहा। तो ये 7 स्टेज है सर, ये 7 स्टेज है वो टेननबम एंड स्मिथ कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप थियरी में। सर वो क्या क्या? सो पहले आता है टेल, फिर आता है सेल, फिर आता है सजेस्ट, फिर आता है कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट, एब्डिकेट, वगैरह वगैरह, ठीक है। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप सबसे पहले आता है टेल, फिर कंसल्टिव लीडरशिप, फिर आता है सेल वाला स्टेज, फिर आता है कंसल्ट एंड ज्वाइन वाला स्टेज, फिर आता है डेलीगेट, फिर आता है लाइजेस फेयर लीडरशिप। लाइजेस फेयर लीडरशिप मतलब जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। अब यहाँ, अब इससे आप याद करना, ठीक है। इस वाला वो डायग्राम से याद करना, और डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आता है टेल, जहां पे लीडर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बोलता है कि मैं जो डिसीजन लूंगा वही मानना पड़ेगा। फिर आता है सेल, जहां पे लीडर स्ट्रिक्ट तो रहता है, डिसीजंस तो बनाता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी बताता है। फिर सजेस्ट, फिर कंसल्ट, फिर ज्वाइन, फिर डेलीगेट, फिर एप्लीकेट। पढ़ लेना इसको अच्छे से।
ठीक है। ओके, आइए आइए। तो ये वाला हम लोग ने आपको पढ़ा दिया, वो 10 मार्क्स क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है सर, इसमें सारा का सारा लिखना है, टेल सेल जो भी आप लोग को पढ़ा है सारा का सारा लिखना है, उसको कौन डेवलप किया वगैरह वगैरह, सारा स्टेजेस आप लोगों को लिखना है। और आपको डायग्राम भी बनाना है कि डायग्राम मस्ट, आप लिख दीजिए कि डायग्राम मस्ट, इसका जो डायग्राम है वो भी आपको बनाना है, तभी जाके इसको मार्क्स मिलेगा। लिखना भी अच्छे से है, डायग्राम भी बनाना है, 10 मार्क्स का आएगा शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, आइए अब बात करते हैं ब्लेक एंड माउंटेन थियरी, डिस्कस ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी। आइए इसको पढ़ लेते हैं, आइए। इसको हम लोग पढ़ेंगे ई बुक से, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ई बुक से, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं रेफर ई बुक। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ई बुक को रेफर कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से ई बुक में लिखा गया है ब्लेक एंड माउंटेन्स थियरी, ब्लेक एंड माउंटेन्स थियरी। अब एक था रॉबर्ट ब्लेक, आप सुनिए जरा ध्यान से, एक था रॉबर्ट ब्लेक और एक था जेन माउंटेन। उन्होंने एक थियरी बनाया, उन्होंने एक मैनेजमेंट का थियरी 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 बनाया। उन्होंने ये बताया क्या, उन्होंने बोला कि लीडर सिर्फ दो चीजों पे फोकस करता है, लीडर दो चीजों पे फोकस करता है, एक तो कंसर्न फॉर पीपल, एक कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। लीडर या या तो लीडर लोगों की केयर करेगा, या तो अपना प्रोडक्शन का केयर करेगा, अपना जो फैक्ट्री में वो काम करेगा उसका प्रोडक्शन पे केयर करेगा। ब्लेक एंड माउंटेन यहां पे ये चीज बोलते हैं कि या तो लीडर पीपल का केयर करेंगे या तो लीडर प्रोडक्शन का केयर करेंगे, सीधा सा बात है, कंसर्न फॉर पीपल या कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो सिंपल सा बात है कि ब्लेक एंड माउंटेन्स थियरी किसने किसने दिया सर, रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन माउंटेन। रॉबर्ट ब्लेक और जैन माउंटेन बोलता है कि एक लीडर या तो अपने लोगों की केयर करेगा, अपने एम्प्लॉयज की केयर करेगा ज्यादा, या तो अपने फर्म की प्रोडक्शन की केयर करेगा, या तो अपने लोगों की केयर करेगा या तो अपने प्रोडक्शन की केयर करेगा, फर्म की प्रोडक्शन पे केयर करेगा नॉर्मली। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताया गया है, जरा आप देखिए ध्यान से। ये जो आप ये जो आप वो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आप लोग को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड किसको बोलते हैं, वन वन। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है वन वन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन वन का मतलब है कि जो लीडर, वन वन कहाँ है, वन वन यहाँ पे, वन वन का मतलब है कि जो लीडर पीपल की भी केयर नहीं करता और प्रोडक्शन की भी केयर नहीं करता, उस लापरवाह लीडर को बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट मतलब लीडर की भी केयर नहीं कर रहा है, सॉरी, जो जो लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉयज की भी केयर नहीं कर रहा है, अपने पीपल्स की भी केयर नहीं कर रहा है, जो फर्म में उनके लिए काम कर रहा है उसकी भी कोई केयर नहीं कर रहा है, और प्रोडक्शन की भी केयर नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, लापरवाह इंसान है वो, अपने एम्प्लॉयज की भी केयर नहीं करता, प्रोडक्शन की भी केयर नहीं करता, उसको बोलते हैं लापरवाह लीडर, लापरवाह लीडर। तो वन वन में कौन है, लीडर विद लो कंसर्न ऑफ बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, जो पीपल की भी केयर नहीं करता, प्रोडक्शन की भी केयर नहीं करता, बहुत मिनिमम एफर्ट लगाता है, फालतू लीडर है, फालतू लीडर, मतलब कि इम्प्रोवाइज्ड में कौन है, फालतू लीडर, घटिया लीडर। वो पीपल की केयर भी नहीं करता, और फर्म में क्या फर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन की भी केयर नहीं करता। ठीक है, फिर आता है कंट्री क्लब। कंट्री क्लब आता है वन नाइन में, वन नाइन वन नाइन का है यहाँ पे, वन नाइन में। तो कंट्री क्लब वाले लीडर वो होते हैं, वो बोलते हैं सब खुश रहो। तो कंट्री कंट्री क्लब वाले अपने पीपल्स की बहुत केयर करता है, पीपल्स की बहुत केयर करता है, मतलब जो जो मतलब कि एम्प्लॉइज है ना, उनको बहुत केयर करता है, उनको सारा का सारा इंसेंटिव, सिक्योरिटी केयर देता है, और प्रोडक्शन का कोई केयर नहीं करता। ठीक है, कंट्री क्लब का जो लीडर रहता है वो पीपल की केयर करता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज की बहुत अच्छे से केयर करता है, और प्रोडक्शन को कोई वैल्यू नहीं देता, प्रोडक्शन को वो वैल्यू नहीं देता नॉर्मली। ठीक है, तो कंट्री कंट्री क्लब में क्या बोला हुआ है, लीडर्स विद हाई कंसर्न ऑफ पीपल बट लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। एक एक ऐसा लीडर भी होता है जो अपने लोगों की तो बहुत अच्छे से केयर करता है, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको मतलब नहीं, फर्म 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 प्रॉफिटेबल है या लॉस में जा रहा है, डूब जाएगा, उसकी कोई फर्क नहीं, बस अपनी स्टाफ की केयर करता है खाली। तो दे प्रायोरिटाइज क्रिएटिंग ए फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। फिर आता है नाइन वन। नाइन वन क्या है सर, नाइन नाइन वन, नाइन वन है
9-1 है प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। अब जरा देखिए जरा ध्यान से। अब 9-1 का मतलब क्या है कि जो लीडर जो लीडर पीपल की केयर बिल्कुल भी नहीं करता लेकिन प्रोडक्शन की केयर करता है, वो बोलता है कि हमको बस प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमको बस प्रॉफिट से मतलब है, हमको बस प्रोडक्शन से मतलब है, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए स्टाफ, तुम लोग मेरा गुलाम है, तुम लोग मेरे लिए काम करेगा। जो लीडर पीपल की केयर नहीं करता, पीपल की एकदम केयर नहीं करता, पीपल का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी केयर नहीं कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन की बहुत अच्छे से केयर कर रहा है। ठीक है, जो लीडर को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, उन उन लीडर्स को बोलते हैं अपने लोग प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। मतलब सीधा सीधा सा बात है कि जो लीडर बोलता है कि तुम सिर्फ टारगेट कंप्लीट करो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मरो जियो हमको कुछ नहीं पता, जो अपने स्टाफ की कोई केयर नहीं करता, बोलता है कि टारगेट कंप्लीट होना चाहिए बस, वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए बस, तो उसको अपने लोग 9.1 में रखते हैं। मतलब कि पीपल की कोई कोई केयर नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन की केयर हो रहा है। ठीक है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको अपने लोग बोलते हैं कि प्रोड्यूस और पेरिस। फिर टीम 99, अब इसका मतलब क्या होता है सर, टीम टीम 99। अब टीम 99 का मतलब होता है जो बेस्ट बॉस है, बेस्ट बॉस, जो अपने पीपल की भी बहुत अच्छे से केयर करता है, बेस्ट तरीके से केयर करता है, और प्रोडक्शन की भी बेस्ट तरीके से केयर करता है। उस तरीके का बॉस को, उस तरीके के लीडर को बोलते हैं अपने लोग टीम 99। जो अपने लोगों की भी केयर करता है, प्रोडक्शन की भी केयर करता है, अपने अपने वो प्रॉफिट को भी देखता है, अपने लोगों को भी देखता है, उसको अपने लोग बोलते हैं टीम 99। टीम 99, टीम 99, ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। अब टीम मैनेजमेंट मतलब वो लीडर जो अपने पीपल के लिए भी कंसर्न रखता है और प्रोडक्शन के लिए भी कंसर्न रखता है। और एक आता है मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड मतलब जो पीपल पीपल की भी मीडियम केयर करता है और प्रोडक्शन का भी मीडियम केयर करता है। मीडियम केयर फॉर पीपल एंड पीपल एंड प्रोडक्शन, पीपल एंड प्रोडक्शन। जो जो स्टाफ लोगों का भी मीडियम केयर करता है और पीपल का भी मीडियम केयर करता है। लीडर्स विद अ मॉडरेट कंसर्न फॉर द बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, so they aim to maintain a balance between achieving goals and maintaining satisfactory relationship। सीधा सा बात है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, मिडिल ऑफ द रोड्स। तो ब्लेक एंड माउंटेन थियरी में अपने लोग क्या पढ़े, ब्लेक एंड माउंटेन थियरी को डेवलप किया है रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन माउंटेन ने। यहाँ पे रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन माउंटेन बोलता है कि लीडर्स दो प्रकार के होते हैं, या तो वो या तो वो पीपल की केयर करेंगे, या तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी स्टाफ है उनकी केयर करेंगे, या तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनकी केयर करेंगे। तो इस चार्ट की मदद से आप लोगों को सब सब समझा दिया, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो समझा दिया आपको। सबसे पहला होता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट मतलब वो लीडर जो एकदम फालतू होता है, एकदम घटिया होता है, ना पीपल की केयर करता है ना प्रोडक्शन की केयर करता है, किसी की भी केयर नहीं करता, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। वन वन के स्टेज में आता है, ये वन वन के स्टेज में आता है। ठीक है, ये ये डायग्राम को बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वन वन के स्टेज में आता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय की भी केयर नहीं करता और प्रोडक्शन की भी केयर नहीं करता, घटिया मैनेजमेंट। फिर अपने लोग ने पढ़ा कंट्री क्लब। कंट्री क्लब मतलब वो मैनेजमेंट जो पीपल की बहुत अच्छे से केयर करता है लेकिन उसको फर्म का प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। फर्म का प्रोडक्शन जाए भाड़ में, हमको फर्क नहीं पड़ता फर्म का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, पीपल की बहुत अच्छे से केयर करता है, उसको बोलते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। 19 में आता है ये। फिर अपने लोग पढ़े कि प्रोड्यूस और पेरिस मतलब वो मैनेजमेंट, वो लीडर जिसको पीपल लोग से कुछ मतलब नहीं है, कि मुझे मेरा काम चाहिए, मुझे बस प्रोडक्शन चाहिए कोई भी हिसाब से, तुम भाड़ में जाओ, तुम मरो जियो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलते हैं प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट, प्रोड्यूस और पेरिस पेरिस मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है टीम। अब टीम जो कि 99 में आता है वो बेस्ट बॉस रहता है, वो बेस्ट। अब टीम वाले स्टेज में जो रहता है ना, वो बेस्ट लीडर रहता है, उसके जैसा बेस्ट लीडर कोई भी नहीं है, जो अपने पीपल को भी प्रायोरिटाइज करता है और प्रोडक्शन को भी प्रायोरिटाइज करता है। और एक रहता है 5-5। 5-5 में मिडिल ऑफ द रोड्स आता है, मिडिल ऑफ द रोड्स, देखिए मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड मतलब क्या है, जो इधर का भी नहीं है इधर का भी नहीं है, मतलब कि प्रोडक्शन पे भी उसका कम फोकस है, पीपल पे भी उसका कम फोकस है। प्रोडक्शन पे भी वो कम ध्यान देता है, पीपल पे भी वो कम ध्यान देता है, मॉडरेट ध्यान देता है, मीडियम ध्यान, मीडियम केयर फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द रोड। ये था पूरा का पूरा ब्लेक्स माउंटेन थियरी, ब्लेक एंड माउंटेन थियरी। ठीक है, पढ़ लिए, हो गया।
ई बुक को रेफर कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है, ये सब पढ़ने का दरकार नहीं है। चलिए अब नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन भाई, नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ब्लेक एंड माउंटेन्स लीडरशिप थियरी का? सबसे पहले हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप स्टाइल। ब्लेक एंड माउंटेन थियरी से बॉस का नेचर समझने में हेल्प होता है कि हमारा बॉस कैसा है, हमारा बॉस कैसा है, ठीक है, हमारा बॉस, हमारा लीडर कैसा है, वो समझने में इजी होता है। हमारा बॉस अच्छा है कि बुरा है, पीपल के लिए कंसर्न है, प्रोडक्शन के लिए कंसर्न है, कैसा है, ठीक है। फिर बैलेंस पीपल एंड प्रोडक्शन। तो ये जो थियरी है, ये थियरी बताता है कि एम्प्लॉय को भी इंपॉर्टेंट दो और टारगेट भी इंपॉर्टेंट रखो। आपके लिए हमेशा प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पीपल भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो आपके लिए काम करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस पीपल एंड प्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा इसको। फिर इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कि कंपनी को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, ये कंपनी को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है जब एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, काम फास्ट होता है, मिस्टेक्स कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ऑर्गेनाइजेशंस का एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है, एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है, सीधा सा बात है, अगर बैलेंस्ड लीडरशिप स्टाइल रहा। यूजफुल फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। तो एक नॉर्मल बॉस को बेटर बॉस बनाने में हेल्प करता है। सीधा सा बात है, एक नॉर्मल लीडरशिप को एक बेटर लीडर बनाने में हेल्प करता है ये वाला थियरी एक नॉर्मल लीडर को एक बेटर लीडर बनाने में हेल्प करता है। इनहांसेस टीम वर्क एंड कोऑपरेशंस। ये थियरी ये ये थियरी है, यही प्रूफ करता है कि जो टीम वर्क से काम करता है, जो टीम वर्क से काम करता है, टीम मैनेजमेंट में काम करता है, उससे बेस्ट लीडर लीडर कोई नहीं है। जो टीम वर्क से काम करता है उससे बेस्ट लीडर कोई नहीं है, जो अपने स्टाफ की भी केयर करता है, जो प्रोडक्शन की भी केयर करता है, उससे बेस्ट लीडर कोई नहीं है। Encourage employees motivations and satisfactions। जब बॉस केयर करता है एम्प्लॉय को, और जब बॉस एम्प्लॉयज को केयर करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, तब बात कुछ और ही होती है भाई। तब एम्प्लॉयज और अच्छे से काम करेगा। जब आप अपने पीपल्स के बारे में सोचते हो, एम्प्लॉयज की केयर करते हो, तो पीपल्स और मोटिवेटेड होकर काम करेगा। एंड प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर मैनेजर्स। तो ये मैनेजर को एक प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है, किस तरीके से आपको लीडर बनना है, किस तरीके से आपको लीडरशिप स्टाइल्स अडेप्ट करना है, वगैरह वगैरह। ये प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है मैनेजर्स को। ये वाला जो थियरी है, प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर मैनेजर्स, ठीक है। तो बेसिकली इतना तक ही था जो था। अपने लोग ये चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए, एक बार रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में चल जाइएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।